नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाळे, हिंदी विभागाध्यक्षा, मॉडर्न महाविद्यालय, स्वायत्त। हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम के द्वितीय सत्र में आपका पुनः एक बार स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इस नई इकाइयों को सीखने के लिए अब आपको फिर से तैयार होना है, क्योंकि पिछले पाठ्यक्रम में अर्थात पिछले सत्र के दोनों इकाइयों में हमने भाषा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी और आपको याद होगा कि भाषा क्या है, भाषा हम कैसे बोलते हैं। इस संदर्भ में बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हमें पता चली और इतना ही नहीं, भाषा का उच्चारण किस प्रकार से होता है, यहाँ तक भी हम पहुंच चुके थे और महत्वपूर्ण रूप में ये हमने देखा, ये हमने जाना और समझा कि मनुष्य जो कुछ भाषा बोलता है, उसे उच्चारण करने के लिए उसे कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसके शरीर के कितने अवयव कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे भाषा की एक इकाई में हमने ये देखा कि भाषा का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो बोलने के स्तर पर है, अर्थात जिसे हम उच्चारण पक्ष कहते हैं। अब उसी तरह से भाषा का एक दूसरा पक्ष भी है कि जिसमें हम लिखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं भाषा का लिखित रूप। जैसे उच्चारण महत्वपूर्ण है, जैसे भाषा को बोलना महत्वपूर्ण है, भाषा को अभिव्यक्त करना महत्वपूर्ण है, तो ये अभिव्यक्ति जो है 2 प्रकारों से होती है कि एक तो बोलकर और दूसरी तरफ लिखकर। आप किताबें पढ़ते हैं, आप स्वयं लिखते हैं, ये सब कुछ जो है आपके सामने आ जाता है लिखित रूप में। कहीं आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, कहीं किसी के साथ अ, हुआ संवाद आपको लिखना होता है, कहीं अपने विचारों को अभिव्यक्ति करनी होती है, कहीं आपको कहीं किसी विषय पर लिखना होता है। मतलब लेखन का भी ये पक्ष भाषा के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक अभिन्न रूप से हम कह सकते हैं और उसे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। कि प्राचीन काल में या जब हम कह सकते हैं कि भाषा बोलना जब शुरू हुआ, उस समय केवल उसे उच्चारण के स्तर पर वो रहा और बाद में उसके कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए, जिसे हम कुछ प्रतीक जैसे ओ या ज्ञ तक की जो वर्णमाला है, उसके हर एक वर्ण, ये सारे प्रतीक हमने बनाए और उसका एक लिखित रूप तैयार हो गया, एक संगठन भाषा का तैयार हो गया और इतना ही नहीं, उसकी एक अच्छी संरचना हमने बनाई और उसे एक सुगठित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब इसके लिए एक अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ या कहीं एक साल में ये सब कुछ नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं बनाया, बल्कि ये सब कुछ भाषा जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक वर्ष बीत गए। लिखित रूप में भाषा को अभिव्यक्त अगर करना है, तो उसके साथ भाषा के शब्द महत्वपूर्ण है, भाषा की वाक्य महत्वपूर्ण है, उसकी संरचना महत्वपूर्ण है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह तमाम सारे कि जो आप लोगों को मालूम है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, कोष्ठक चिन्ह किस प्रकार से दिया जाता है, निर्देशक चिन्ह किस प्रकार से दिया जाता है, ये सारी सूक्ष्म बातें भी उस लिखित रूप में समाहित हो जाती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस सत्र में हमें भाषा के अगले इस रूप का अध्ययन करना है, भाषा के लिखित रूप का। और ये लिखित रूप जो है, बिल्कुल उस दृष्टि से हमें देखना है जैसे आपके सामने कोई व्याकरण होता है। व्याकरण में आप क्या-क्या पढ़ते हैं? आप शब्द पढ़ते हैं, आप अलग-अलग पदबंध पढ़ते हैं, उनका गठन किस तरह से होता है, ये पढ़ते हैं, शब्दों के निर्माण किस तरह से हुए हैं, ये भी पढ़ते हैं। कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनते हैं, वो शब्द भी और कुछ वाक्य जो लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब इसे जो है हमने नाम दिया है वाक्य विन्यास और वाक्यों के प्रकार। वाक्य विन्यास या वाक्यों के प्रकार आप जब पढ़ाई से शुरू करेंगे, तो आप अलग-अलग टॉपिक्स में एक-एक बिंदुओं को देखेंगे कि वाक्य विन्यास मतलब वाक्य की संरचना किस प्रकार से होती है। जैसे
अंग्रेजी में वाक्य का गठन अगर करना है तो आपको कर्ता, क्रिया और कर्म इस तरह की संरचना का प्रयोग करना होता है। अगर हिंदी में आपको करना है तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस तरह की संरचना रखनी पड़ती है। मतलब मूलभूत जो अंतर है भाषाओं में, इस प्रकार से जो संरचनाएं होती हैं वो भी आपको देखना है, और उस दृष्टि से आपकी अपनी भाषा किस प्रकार आप लिखते हैं और बोलते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से सही रूप में व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं या नहीं, इसे भी आपको जांचना बहुत आसान हो सकता है। अब यहाँ पर जो है, ये सब कुछ लिखित रूप में देखते समय आपको ये पता चलेगा कि भाषा को लिखना और भाषा को बोलना, ये दोनों कितनी अलग बातें हैं। कि भाषा को बोलते समय आप कुछ आसान से शब्दों का प्रयोग करते हैं, सरल आप भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब आम बोलचाल की हमारी भाषा बिल्कुल अलग होती है, और वही अगर आपको लिखना है, आपको कहीं लिखित रूप में प्रस्तुत करना है, या अपने लिए ही सही अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में देनी है, तो उस समय आपको क्या करना होगा? जो आम बोलचाल की भाषा है, उस भाषा को आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप में सही वाक्य रचना के साथ व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए लिखना होगा। और इतना ही नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग भी वहां पर करना है। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर अल्प विराम देना है, कहाँ पर प्रश्न चिन्ह होगा। ये जिस तरह से हम भाषा को अभिव्यक्त करते करते समय हमारे उच्चारण में सब कुछ आ जाता है, वैसे ही लिखित रूप में जो प्रतीक उसके लिए बनाए गए हैं, जो चिन्ह उसके लिए बनाए गए हैं, उनका प्रयोग आपको लिखित रूप में करना होता है। कई बार हमें ये दिखाई देता है कि विद्यार्थी भाषा अच्छी बोल लेते हैं, भाषा की समझ अच्छी होती है, शब्द संचय भी काफी होता है, लेकिन लेखन में काफी गलतियां होती हैं। अब ये गलतियां इसीलिए होती है कि भाषा के लिखित रूप से बहुत अधिक विद्यार्थी वाकिफ नहीं होता, या भाषा को कम पढ़ते हैं, पुस्तकें कम पढ़ते हैं। तो भाषा का लिखित रूप जो है, जो आदर्श रूप है, जो व्याकरणिक दृष्टि से सही माना गया है, मानक माना गया है, वो उनके सामने नहीं आ पाता है, और इसलिए वो गलतियां जो है उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो दोहराते चले जाते हैं। और ऐसा एक समय आ जाता है कि गलतियां ही सही है, इस तरह से विद्यार्थी भी सोचने लगते हैं, उसी तरह से लिखते हैं, और वैसा ही प्रचलन हो जाता है। आप इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द भी देखेंगे कि जो अज्ञान के कारण, जो इस बात को मैं बता रही हूँ कि अज्ञान के कारण जो है भाषा में गलतियां हो जाती हैं, और उस अज्ञान के कारण शब्द भी बदल जाते हैं। उस अज्ञान के कारण शब्दों में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, और वो वैसे ही प्रचलित हो जाते हैं, समाज भी उसका वैसा ही स्वीकार करने लगता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सारे भाषा के विद्यार्थी हैं। हम अपनी भाषाओं को सही रूप से लिखना और सही रूप से बोलना हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल छोटे से उदाहरण से ये मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए कि कहीं आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसमें कई गलती हो जाती है, तो आप हंसते हैं, आपको बुरा लगता है, या कहीं आपको अपमानजनक लगता है कि अरे, मुझे ये इस भाषा का ये शब्द मालूम नहीं है, या कहीं आपके मन को ठेस पहुंचती है। पर जब आप कहीं अपनी भाषा को बोलते हैं और गलतियाँ उसमें करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा के विद्यार्थी होने के नाते, और मूल रूप से जिस मातृभाषा, अपने देश की भाषा का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उतनी ही ज़िम्मेदारी उस भाषा के संदर्भ में भी दिखाएँ। कि अगर आप हिंदी के कुछ शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हिंदी के शब्द गलत लिख रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल ये भी कहीं अपमानजनक ही लगना चाहिए कि मैं अपने देश की भाषा को जान नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने देश की भाषा को समझ नहीं पा रहा हूँ, या उसे ठीक से नहीं लिख पाता हूँ। हमारे महाविद्यालय में हिंदी विभाग में मॉरिशस के, श्रीलंका के, अमेरिका, अफ़गान के बहुत से विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी जो है हिंदी विशेष पढ़ने के लिए भी आते हैं, और मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है विद्यार्थियों को कि कुछ ऐसे विद्यार्थी उनमें से होते हैं कि जो बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं,
कि विदेशी होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि हाँ, मैं एक वाक्य अगर हिंदी का बोल रहा हूँ, तो मुझे अपनी कहीं अंग्रेजी भाषा का, कहीं अपनी यूरोपियन, फ्रेंच, अपनी अमेरिकन किसी भाषा का प्रयोग उसमें नहीं करना है। कि जैसे वो भी नहीं करते हैं, कि उन्हें मालूम है कि मैं अगर अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो मैं मराठी, हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा का प्रयोग नहीं करता। तो उसी तरह से आपको भी ये समझना होगा कि अगर आप हिंदी लिख रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, तो आपको भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वो भाषा बोलना और लिखना भी आना चाहिए। कि जिस तरह से किसी और भाषा के लिए आपको अच्छा या बुरा लगता है, वैसे अपनी भाषा के लिए भी अच्छा या बुरा लगना चाहिए। उसके लिए आपकी एक अपनी भावना जागृत होनी चाहिए और ये इसलिए जागृत होनी चाहिए कि हमारी भाषा हमारी अस्मिता होती है, हमारी पहचान होती है और ये केवल लेखन के स्तर पर व्याकरण पढ़ना है इसलिए नहीं कह रही। हमारा जो पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जिसे हमने कहा है या आधुनिक भारतीय भाषाएं जिसे हम कह रहे हैं, ये अपनी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ही है कि पिछले कुछ 30-40 वर्षों में हमारी भारत सरकार ने ये देखा कि विदेशी भाषाओं को हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और उसके कारण जो है भारतीय भाषाएं किस तरह से पीछे हट रही हैं। और इसलिए एक जो है कदम जिस तरह से ये सरकार की ओर से उठाया गया है कि अपनी भाषाओं को पुनर्जीवित करना ज़रूरी है, कि लेखन के स्तर पर हो, चाहे उच्चारण के स्तर पर हो, आप किसी भी रूप में अपनी भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल आपको आना ही चाहिए। इसलिए हम हिंदी को बिल्कुल अपने देश की भाषा के रूप में देखते हैं यहाँ पर और उस भाषा का यहाँ पर चयन आप लोगों ने भी किया है कि जो आपके लिए सरल भी है और आपको अधिक जानकारी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी भाषा के संदर्भ में, उसके साहित्य के संदर्भ में मिल रही है। तो इस तरह से जो है इस सत्र की पहली इकाई में वाक्य विन्यास और विराम चिन्ह, वाक्यों के प्रयोग, वाक्यों के प्रकार, ये सब कुछ आपको पढ़ना है और बहुत अधिक विस्तार से पढ़ना है। अनेक उदाहरण आप लोगों को इसमें मिलेंगे और उस पर सचमुच आपको चिंतन करना बहुत ज़रूरी है और जब आप अपनी भाषा के साथ जुड़ेंगे, तो अपनी भाषा कितनी सुंदर है, अपनी भाषा में जो शब्द संचय है, वो कितना अच्छा है, ये आपको मालूम हो जाएगा। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक ऐसी भाषा है कि जिसमें सर्वाधिक शब्द हैं। आप उसकी तुलना में देखेंगे कि कई सारी विदेशी भाषाएँ हैं कि जिनकी शब्दों की मर्यादा या शब्दों की संख्या जो है केवल हज़ारों में है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाखों में हिंदी के शब्द हैं। और कई सारे मुहावरे, कई सारी कहावतें, अनेक पदबंध और हिंदी जिस तरह से मुड़ सकती है, मुड़ जाती है और जिस तरह से आप उसे प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका एक नया रूप आपके सामने आ जाता है। ये सब कुछ जो है व्याकरणिक एक स्थूल रूप में आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि उसका आनंद लेते हुए पढ़ना है कि मैं अपनी भाषा को कितना जानता हूँ, मैं अपनी भाषा को कितना समझता हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ। कोई शब्द मैं अच्छा सही ढंग से लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि लिखते समय एक ही मात्रा किस तरह से देनी है, वो कुछ अपनी एक अलग शैली निर्माण कर देते हैं और बिल्कुल भर्राटेदार वो एक ही मात्रा दे देते हैं। तो इस तरह से कहीं नहीं करना है क्योंकि ये हमारी भाषा में कहीं मंज़ूर नहीं है। वो आपकी अपनी एक निजी शैली हो सकती है लेकिन वो नियम था वो गलत है। तो विद्यार्थियों को इन सारी बातों का पता चलने वाला है और विद्यार्थियों को सचमुच इसमें आनंद ही मिलने वाला है और आप सारे ये उदाहरण जो है याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमारी भाषा के शब्द और उसका उच्चारण हम कर रहे हैं और उच्चारण और आपके लिखित रूप में कोई अंतर है या नहीं है। दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। पिछली बार भी हमारी इस बारे में बात हुई थी कि बहुत सी भाषा इस तरह की होती है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि एक वर्ण के उच्चारण के लिए अलग-अलग वर्ण लिखित रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कैट का उदाहरण हमने देखा था पिछली बार कि
कहने के लिए हम उसे कैट कह रहे हैं, क का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं सी। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण अलग भाषाओं के दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी देवनागरी और हिंदी इस तरह से बनी हुई है कि लिपि और भाषा में एकरूपता हमें दिखाई देती है। भाषा के अनेक पहलू आप इसके माध्यम से समझने वाले हैं और आपके मन में मैं चाहती हूँ कि इसके माध्यम से कुछ प्रश्न भी खड़े हो जाए कि भाषा को आप जिस तरह से लिख रहे हैं, उस संदर्भ में नया जो कुछ आप पढ़ेंगे, नया जो कुछ आप समझने वाले हैं, उसके संदर्भ में भी आपको भाषा के लिए कुछ प्रश्न निर्माण होने चाहिए, अपने एक जागरूकता निर्माण होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये कह सकती हूँ कि भाषा जो है, आप सही लिखेंगे, आप अपने मन से ये तय करेंगे कि मुझे आज से अपनी भाषा को बहुत व्यवस्थित रूप में लिखना है। हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थी भी इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं और विदेशी विद्यार्थियों को भी ये बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि वो बॉलीवुड की हिंदी जानते हैं, वो फ़िल्म समझते हैं, वो हिंदी फ़िल्म देखते हैं और चाहे वो विदेशी हो, लेकिन भारत में वो आकर वो रह रहे हैं, बसे हुए हैं, भारत की भाषाओं को सीख रहे हैं, भारत में जो शिक्षा पद्धति है, उसे उन्होंने अपनाया है और ये इन सारी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य जो है, वो यही है कि उन विद्यार्थियों को भी अपनी भाषा जो है, सीखने का एक अवसर इसके माध्यम से मिल पाए। और हमारे विदेशी विद्यार्थियों को ये बिल्कुल ही कठिन नहीं होगा। मैं जानती हूँ कई सारे विद्यार्थियों से मेरा संपर्क भी है और मैं चाहती हूँ कि इसके माध्यम से वो अपनी हिंदी और अधिक विकसित करें और जो भी अगर समस्याएँ लगती हैं, तो वो ज़रूर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं इस संदर्भ में। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रश्न या इस तरह की कोई समस्या उठेगी। लेकिन ये हमारा पाठ्यक्रम वो भी समझेंगे, सीखेंगे और जो फ़िल्म में हिंदी प्रयुक्त होती है, वो फ़िल्म सुन-सुनकर या उसकी भाषा सुनकर आपके कान जो है अलग रूप से तैयार होते हैं। लेकिन पुस्तक की हिंदी जो है थोड़ी अलग होती है। लिखित रूप में जो हिंदी हमारी होती है, वो अलग होती है। इसलिए ये एक अच्छा मौका हमारे विदेशी विद्यार्थियों के लिए है कि वो इन दोनों का अंतर समझ पाएँगे। तो भाषा का ये एक हिस्सा आपको इस दृष्टि से ज़रूर आपको पढ़ना है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इसके साथ जुड़ रहे हैं। आप इसको सब कुछ अपनी तरीके से वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब थोड़े से अगले भाग की ओर आ जाते हैं कि हमें जो दूसरा हिस्सा पढ़ना है इसी पाठ्यक्रम में, इस सत्र में, जैसे हमने लघु कथाओं का पढ़ा था पिछले सत्र में, वैसे इस बार आपको गीत का पढ़ना है। दूसरी जो इकाई इसमें होगी, वो गीत की होगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये इस प्रकार से कैसे आया है कि हिंदी भाषा शिक्षण में कि लघु कथा तो ठीक है कि हिंदी साहित्य से वो जुड़ी हुई है, हिंदी साहित्य उसमें लिखा जाता है या तमाम सारी लघु कथाएँ लिखी जाती हैं। लेकिन आपको गीत ये एक साहित्य विधा है, ये भी आपको इस पाठ्यक्रम के माध्यम से मालूम होगा। और दूसरी ये चीज़ महत्वपूर्ण आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो पाठ्यक्रम जिस तरह से बनाया गया है, हिंदी भाषा शिक्षण, यहाँ पर भाषा को सीखना ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भाषा में कुशलता लाना भी ज़रूरी है। भाषा में आपको भाषा आपकी पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज़ किस तरह से आपकी है, आप शब्दों का उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं। ये जो है हम बोलते समय जिस तरह से प्रयुक्त करते हुए या इसके संदर्भ में जब हम जागरूक होते हैं, वैसे ही मैं ये कह सकती हूँ कि भाषा को अधिक कुशल बनाने के लिए ये गीत भी बहुत सहायक होते हैं। भाषा शिक्षण का विषय जो है वो नया नहीं है, ये प्राचीन काल से चलता आया है। आप को मैं बताऊँ उदाहरण के तौर पर तो गुरुकुल पद्धति
प्राचीन काल में भारत में हुआ करती थी और तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय भारत में थे और वहां पर ये गुरुकुल पद्धति में अनेक ऋचाओं का अध्ययन होता था, अनेक श्लोक पढ़ाए जाते थे, काव्य पढ़ाए जाते थे और ये सारे काव्य किस तरह से पढ़ाए जाते थे, वो मौखिक रूप में पढ़ाए जाते थे। आज जिस तरह से पुस्तकों की भरमार आपको दिखाई देगी, आज आपके पास लाइब्रेरी है, आज आपके पास एक बहुत बड़ा ग्रंथालय उपलब्ध होता है, आपके पास किंडल होता है, आपके पास मोबाइल में गूगल है। उस समय ये सब कुछ नहीं था, उस समय पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, उस समय केवल याद रखा जाता था। गुरु जो कुछ बोलते थे उसके पीछे शिष्य दोहराते थे, उसे याद रखते थे और कहीं वो जो पर्ण पत्र है उस पर लिख कर रखते थे। इस तरह की वो पद्धति हुआ करती थी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय साधन भले ही नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ पढ़ाया जाता था वो श्लोक, ऋचाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता था, या वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है अध्ययन का था। अब ये जो श्लोक है, ऋचाएं हैं, ये गीत के ही एक प्रकार है। श्लोक को एक विशिष्ट लय में गाना पड़ता है, विशिष्ट लय में कहना पड़ता है, ऋचाओं को भी उसी तरह से कहना पड़ता है। और ये सब कुछ लय में जब आप पढ़ते हैं तो वो अपने आप याद हो जाता है। और गीत जो है ये एक ऐसा प्रकार है साहित्य का कि जैसे आप कविताएं पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं और आपको उससे आनंद मिलता है, आपको खुशी होती है वो पढ़कर कि कितने सुंदर शब्द है, कितनी सुंदर तुकबंदी है, ताल उसमें होता है, एक संगीत उसमें आ जाता है, एक नादमयता उसमें होती है। अर्थात हमारे अध्ययन में गीत और संगीत ये अपने आप ही समाविष्ट हुए। गीति नाट्य इस प्रकार की एक विधा आपने साहित्य में पढ़ी होगी, काव्य नाटक पढ़ा होगा, कविताएं हैं, गजल है। गजल तो आप जानते हैं कि गाकर सुनाई जाती है, गाई जाती है, गेय होती है, या कविताओं के काव्य पाठ जो होते हैं विशिष्ट लय में कही जाती है। गीत जो है पद्य का ही एक प्रकार है और साहित्य से थोड़ा सा वो अलग इसलिए हुआ क्योंकि उसका सर्वाधिक प्रयोग होने लगा फिल्मों में। और जो काफी विद्वान लोग हैं जो जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि गीत जैसा एक गंभीर प्रकार जो है कहीं सिनेमा में हल्के फुल्के रूप में लिया गया, तो थोड़ा सा वो हाशिए पर चला गया और गीत साहित्य से थोड़ा दूर हो गया। लेकिन फिर से हमें ये भाषा शिक्षण में पढ़ना है क्योंकि गीत भाषा को सीखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उच्चारण के लिए, सही उच्चारण के लिए गीत हमें बहुत सहायक होते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी जरूर होंगे कि जो संगीत सीखते हैं, जो जिन्हें मालूम है कि कहीं हारमोनियम कैसे बजाई जाती है, कहीं तबला कैसे बजाया जाता है, कहीं हम कह सकते हैं कि तबला और हारमोनियम के साथ किस तरह से गीत को प्रस्तुत करना है, कि ये शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा है। लेकिन ये शास्त्रीय संगीत हो, गीत हो या संगीत के तमाम सारे उपकरण हो, साधन हो, ये साहित्य से अपने आप जुड़ जाते हैं। गीत मतलब साहित्य ही है, कविता मतलब साहित्य ही है, गजल मतलब साहित्य ही है, चाहे वो फिल्म में लिखी हुई गजल हो या किसी पुस्तक के लिए लिखी हुई गजल। कहीं ना कहीं वो लिखित रूप उसके साथ भाषा का जुड़ा हुआ है। और ये जो विधाएं हैं, ये विधाएं प्रस्तुति की विधाएं हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा पहले कि लिखित रूप जिस तरह से महत्वपूर्ण है, कि भाषा को लिखना किस तरह से है, ये हमें मालूम हो जाता है कुछ व्याकरणिक नियमों के माध्यम से। अब यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जो कुछ लिख रहे हैं उसे प्रस्तुत भी करना है, जो सही भी होना चाहिए और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से वो अलग भी होना चाहिए।
कि जैसे गजल गाने की एक विशिष्ट पद्धति होती है, कविता कहने की एक विशिष्ट पद्धति होती है, तो वो पद्धति मतलब वो प्रस्तुतिकरण का कौशल भी आपको मालूम होना चाहिए, और वो भाषा ही है ना, कि भाषा के ही माध्यम से वो प्रस्तुति होने वाली है। तो इस दृष्टि से भी आपको भाषा की ओर देखना है। ये जो इकाई है, ये गीतों की इकाई है। और पिछले सत्र में जो लघु कथाएं पढ़ी थी, 2 लेखिकाओं की लघु कथाएं पढ़ी, वैसे इस सत्र में आपको गीत जो पढ़ने हैं, वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज जी के पढ़ने हैं। इनका परिचय हमें बाद में देखना ही है, लेकिन गोपाल दास सक्सेना नीरज एक ऐसा व्यक्तित्व हिंदी गीतों में दिखाई देता है कि जिनके समान या जिनका कोई सानी नहीं है। आज भी उनकी कविताएं, आज भी उनके गीतों के सभाओं में, सम्मेलनों में बड़ी मात्रा में पाठ होते हैं। आज भी उनके लिखे हुए गीत जो फिल्मों में काफी लोकप्रिय हुए, लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। उनका परिचय देते समय में बहुत सी रोचक बातें उनके जीवन के संदर्भ में, उनके साहित्य के संदर्भ में, और किस प्रकार से उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे, ये भी बताने ही वाली हूँ। लेकिन थोड़ा सा हम ये पहले समझ लें कि गीत जो है हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों बने हैं, हम क्यों भाषा शिक्षण उसे कह रहे हैं। सबसे पहले कोई भी बच्चा, कोई भी बालक कौन सा गीत सुनता होगा? थोड़ा सा विचार करिए तो आपको कुछ ध्यान में आता है क्या? सबसे पहले बालक जो है सुनता है, वो माँ की लोरी सुनता है। वो लोरी जो है वो एक गीत ही होती है। आप देखिए कि बचपन में भाषा सीखने से पहले आप ये गीत सुनते हैं, और वो गीत जो है आपको बिल्कुल याद रहता है, आपको अच्छा लगता है। कोई बालक जो है उस लोरी को सुनते हुए सो जाता है, उसके साथ गुनगुनाने लगता है, कहीं उसे खुशी मिलती है। मतलब ये गीत जो है एक आनंद देने वाला प्रकार या एक विधा हम कह सकते हैं। मनुष्य जीवन का ये एक अविभाज्य अंग हम कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बचपन में गाई हुई कविताएं आपको लय के साथ याद रहती हैं, कि आप बड़े होने के बाद भी आप उसे भूलते नहीं हैं। वो इसीलिए नहीं भूलते क्योंकि एक विशिष्ट लय में, विशिष्ट पद्धति में, विशिष्ट शैली में उसे गाया जाता है, उसे कहा जाता है कि भले ही आप अपने शिक्षक के बाद उसे दोहराते हैं, लेकिन वो याद रहती है। कहीं आप समूह में गायन करते हैं, वो याद रहती है। इसका मतलब ये है कि भाषा शिक्षण में जब ये गीतों का समावेश हो जाता है या अनेक साहित्य विधाओं का समावेश हो जाता है, तो वो ये गीत जो है आपको कहीं ना कहीं एकाग्र बनाते हैं, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं। आप कहीं पढ़ते समय भी अगर पीछे हल्का सा संगीत लगाकर रखें, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपके एक अवचेतन मन में वो संगीत बस जाता है और आपका अध्ययन अच्छा भी हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, देखिए, कि एक तरफ रेडियो बजता रहता है और वो अपने काम करते रहते हैं। गीत सुनते सुनते वो अपने काम करते रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। अगर गीत बंद हो जाते हैं तो वो थोड़े से बेचैन हो जाते हैं, फिर से दूसरा कोई स्टेशन लगाना शुरू हो जाता है उनका। गीत की इस तरह से मनुष्य को आदत पड़ जाती है, या एक मनुष्य की कार्य का भी वो भाग या हिस्सा बन जाता है। आपने सुना होगा कि मनुष्य की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए भी इस तरह से गीत सहायक होते हैं। और इतना ही नहीं कि प्राचीन काल से शास्त्रीय संगीत में जो अनेक राग हैं, उन रागों को एक थेरेपी के रूप में या उपचार पद्धति के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अनेक ऐसे राग हैं कि जो अलग अलग समयों में गाए जाते हैं और अलग अलग रोगों के इलाज पर वो प्रभावपूर्ण सिद्ध हुए। आज भी उस थेरेपी को
भारत में, विदेशों में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित रूप से भाषा शिक्षण में केवल भाषा के माध्यम से या गीत के माध्यम से ये भाषा नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व पर भी इन गीतों का प्रभाव पड़ने वाला है। गीतों में जिस प्रकार की धुन है, जिस प्रकार की लय है, जिस प्रकार का ताल है, उसके अनुसार आपकी मन की हलचलें निर्माण हो जाती है, आपके मन में तरंगे उठते हैं। आप कोई गीत सुनते हैं, कहीं उदासपूर्ण अगर गीत है, निराशावादी कोई गीत है, तो आपके मन में उसी तरह की भावनाएं निर्माण होती हैं। आप कोई खुशी का गीत सुनते हैं, तो उसी तरह की भावनाएं निर्माण होती हैं। कोई राष्ट्र प्रेम दर्शाने वाला कोई गीत है, उसे सुनते हैं, तो आपके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम निर्माण हो जाता है। ये उस भाषा का एक असर होता है मन पर, मस्तिष्क पर, उस लय का एक प्रभाव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोचने की एक कुशलता गीतों के माध्यम से भी बढ़ सकती है। गीत और संगीत के संदर्भ में ये हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन काल से जो प्रयुक्त हुआ है, हो रहा है, कहीं मन की शांति के लिए भी उसका प्रयोग हो रहा है, या विभिन्न रोगों के इलाज के लिए भी प्रयोग हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए भाषा को सिखाने के लिए भी बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। दूसरी तरफ मैं ये कह सकती हूँ कि गीत के जो आलाप होते हैं, ताने हैं, श्रुतियां हैं, उसकी जो आवाज है, वो जिस प्रकार से होती है, वो उसका एक विशिष्ट प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के मन पर बन जाता है, और उसका हमारे भाषा विज्ञान से बहुत गहरा संबंध है। आपने पिछले सत्र में जो बलाघात पढ़ा, आपने कुछ दीर्घ उच्चारण वाले स्वर पढ़े, कहीं आपने दीर्घ या ह्रस्व स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े। इन सब में जो है श्वास, प्रश्वास, बलाघात, ये किस तरह से लिया जाता है, किस प्रकार से होता है, ये देखना भी जो है किसी व्यक्ति की कुशलता पर निर्भर है। आप इतनी गहराई के साथ अगर उस गीत को पढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से भाषा को ही समझते जाएंगे। आप भाषा को ही समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। गीत के अनेक प्रकार भी होते हैं, बहुत अधिक प्रकार हमें यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। हमें यहाँ पर केवल गोपाल दास सक्सेना, नीरज के कुछ हिंदी फिल्मों में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए गीत हैं, उन गीतों को पढ़ना है। और लता मंगेशकर ने गाए हुए हैं, किशोर कुमार ने गाए हुए गीत है, और ये सारे जो है आपने सुने भी होंगे, और मैं चाहती हूँ कि वो आप कहीं YouTube के माध्यम से जरूर उसे सुनने का प्रयास करें, जिसके द्वारा हम बाद में बहुत आसानी से चर्चा कर पाएंगे। कि जो गीत आपने सुने होंगे उस पर मुझे चर्चा करना बहुत अधिक आसान हो जाएगा। उस पर बोलना कि केवल गीतों के शब्द की ही नहीं, बल्कि जो मैंने अभी बातें बताई कि संगीत उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उस संगीत के संदर्भ में भी हमें थोड़ी सी बात कहनी होगी। और विशिष्ट रूप से हमें ये भी देखना है कि गोपाल दास सक्सेना, नीरज के ये गीत हमने क्यों चुने, कि इन गीतों का ऐसा क्या प्रभाव है, इनका ऐसा क्या महत्व है हिंदी गीतों में कि हमें ये पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अर्थात इनका योगदान जो है, हम सब कुछ अनेक पहलू जो है गीतों के, ये हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं हमारे इस पाठ्यक्रम के। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाषा का लिखित रूप, मतलब वाक्य विन्यास, वाक्यों के प्रकार, लिखित रूप में भाषा किस तरह से होनी चाहिए, या उसका एक मानक रूप, मानक स्वरूप उसके आपके सामने आने वाला है पहली इकाई में। और दूसरी इकाई में जो है गीत आप पढ़ने वाले हैं, गीत किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से वो गाए जाते हैं, और हिंदी फिल्मों में गीतों का समावेश किस तरह से हुआ है। गोपाल दास सक्सेना, नीरज जी के गीत कितने विशिष्ट हैं, ये सब कुछ हम जो है इस सत्र में 2 इकाइयों में पढ़ने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है आपके भाषा शिक्षण में
सहायक होने वाला है, आपकी भाषा कुशलता को बढ़ाने वाला होगा और निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान में रुचि है, भाषिक संगठन में रुचि है, वो भाषा की दृष्टि से अध्ययन कर पाएँगे और दूसरी तरफ जो है जिन विद्यार्थियों को गीत लेखन में भी रुचि है, वो भी कहीं न कहीं हमारे एक अच्छे कुछ विद्यार्थी हमारे सामने आ जाएँगे कि जो गीत लेखन के लिए भी प्रेरित हो पाएँगे। या कुछ गाते भी होंगे तो वो अधिक गहराई के साथ अपने गीतों को समझकर गा पाएँगे। जो विद्यार्थी संगीत सीख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये संगीत या ये गीतों का इस तरह से पढ़ना बहुत ही सरल हो जाएगा और चाहे वो शास्त्रीय संगीत के गीत हो या हिंदी फ़िल्मों के गीत हो, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये सारे आपके लिए आनंद देने वाले, नया कुछ सिखाने वाले सारे साबित होने वाले हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और ये भले ही हमारे लिए नया विषय हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सारे ही विद्यार्थी जो है इसे बहुत आसानी से समझ पाएँगे और उसके संदर्भ में जो भी प्रश्न, जो भी समस्याएँ अगर निर्माण भी हो जाती हैं, तो के हम तो हैं ही और जैसे हमने कहा कि भाषा सीखने का एक मूल उद्देश्य होता है कि भाषा पर चिंतन करना और भाषा जो है मनुष्य को निश्चित रूप से विचार करना सिखाती है, तो वो उस एक वैचारिकता आप में भी निर्माण होगी और आप उसके माध्यम से कहीं-कहीं अपने प्रश्नों को निर्माण भी करते चले जाएँगे और उसके साथ ही अपने ही प्रश्नों के उत्तरों की खोज भी करना शुरू करेंगे। और यहाँ तक आपको लाना, ये हमारा उद्देश्य है कि भाषा को बोलना, भाषा को लिखना, ये ऊपरी तौर पर सामान्य-सी बातें हमें लगती हैं, लेकिन भाषा के माध्यम से हम बाकी ये सारी चीज़ें करते हैं, जो हमारे जीवन के अविभाज्य घटक बन जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता है। हम अपने घर परिवार में बातें करते हैं कोई सीरियल का गाना अगर सुनाई देता है तो उसके साथ गुनगुनाते हैं, फ़िल्म के गाने गुनगुनाते हैं, दिन-रात कुछ विद्यार्थी जो है रेडियो मिर्ची सुनते हैं, एफ़एम सुनते हैं। ये सब कुछ जो है आपके जीवन का हिस्सा है, आप नया कुछ नहीं सीख रहे हैं। हालाँकि जो आपको अपने पास है, आपने भी जो सुना हुआ है, वही सीखने वाले हैं, लेकिन नई दृष्टि से ज़रूर सीखने वाले हैं। और मैं आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ कि इस सत्र में आप एक बहुत अच्छे पाठ्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा विचार, अच्छा चिंतन और भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें ज़रूर सीखेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।